अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से ये बहस रहती है कि पाकिस्तान में पेश की जाने वाली गाड़ियां एक तो महंगी हैं, दूसरा इनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। ये दो ऐसे मौजू हैं जिनको हमेशा से ही पाकिस्तानी सार्फिन तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की ऑटोमोटिव ये जो इंडस्ट्री है, क्या जानबूझकर ये गाड़ियों की प्राइसेस को ज्यादा रखते हैं, या इसमें कोई ऐसे हकाइक हैं जिस वजह से गाड़ी की प्राइस ज्यादा होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। पहली बात मैं यहां पे क्लियर करता चलूं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई दानश्वर नहीं हूं या कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हूं। बस एक शौक है, और जिस तनाजुर में मैंने ये चैनल बनाया, और इस चैनल को तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया है। जो मेरे पास वक्त होता है उस वक्त के मुताबिक मैं इस पे कोई वीडियो वगैरह या गाड़ियों के बारे में जो बात करता हूं वो करता हूं। यार दोस्तों, सबसे पहले ये बात कि पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी, जिनमें ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में से एक थी। अब मैं अगर बात करूं तो 1996 में इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। 1969 में पाकिस्तान में तकरीबन 15 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि अपनी प्रोडक्शन कर रही थी पाकिस्तान में। उनमें गाड़ियां भी असेंबल कर रही थी, उनमें ट्रक्स थे, मोटरसाइकिल थे, और इस तरह की और दूसरी इंडस्ट्री थी। और यकीन कीजिए कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कंपनीज थी वो अमेरिकन कंपनीज थी, बल्कि तकरीबन सभी अमेरिकन कंपनीज ही थी। और उस वक्त पाकिस्तान को सनती जन्नत कहा जाता था। लेकिन फिर उस वक्त की हुकूमत ने एक कदम उठाया। अब शायद वो कदम उस हुकूमत के लिहाज से या उस हुकूमत की सोच के एतबार से एक बेहतर कदम होगा, लेकिन एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में अदना सी सोच के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, इस कदम ने पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। 1970 में उस वक्त की हुकूमत ने नेशनलाइजेशन का आगाज कर दिया, और उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री थी, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, जो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कोई स्टील इंडस्ट्री थी, वो तमाम तर इंडस्ट्री हुकूमत ने अपने ज़ेरे असर कर ली। और इन तमाम तर इंडस्ट्रीज को हुकूमत ने अपने मुतल्लिका इदारों में जम कर दिया, जिस वजह से उस वक्त तमाम तर जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने ये तमाम तर इन्वेस्टमेंट छोड़ी और उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अपना सरमाया, जो कुछ 4 आने उनके पास बचे थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की और वो लेकर इस मुल्क से चले गए। उसके बाद 1989 इसके करीब जाकर सुजुकी ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन का आगाज किया। फिर टोयोटा ने 1989 में तकरीबन उन्होंने अपना मुआहदा किया, और 1993 में टोयोटा ने जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी प्रोडक्शन का आगाज किया। और इसी करीब होंडा ने भी पाकिस्तानी मार्केट में अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लेकर आई। अब ये तीनों कंपनीज जापान की बड़ी कंपनीज में शुमार होती हैं। पाकिस्तानी मार्केट में ये गाड़ियां पिछले तकरीबन को जो भी 20-30 साल हैं उसमें ये 3 ही कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने तसलसल के साथ अपनी गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट में पेश की। अब मैं यहां पर यह भी कहता चलूं कि काइंडली मैं किसी कंपनी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, और मैं एक अदना सा कारकुन कह लें आप कि मैं अगर किसी के बारे में बात करूंगा भी तो शायद इससे कोई किसी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर किसी कंपनी के बिहाफ पे भी बात कर देता हूं। लेकिन मैं अपनी मुल्क की इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्री को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, जिसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान भी हैं और जो भी इशराफिया है या जो भी लोग हैं। उसमें गाहे बगाहे दरमियान में बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी पाकिस्तानी मार्केट में आई, जिनमें हुंडई और किया का नाम सरे फरिश्त है। और इन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 2000 के करीब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन का आगाज किया और
2007 तक तकरीबन हुंडई अपनी गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट में पेश करती रही। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं वो महंगी क्यों हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि 30 साल से 2-3 इदारे ऐसे हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं और अपनी गाड़ियों को पाकिस्तानी मार्केट में पेश करते हैं। उनको मैंने मोनोपोली का नाम भी दिया, सब नाम दिए, लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं जिस वजह से उन अदारों ने इस मार्केट से पूरा फायदा उठाया। अब जो भी गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में पेश की जाती है उसका पहला मुआवजा हम अपने हमसाया मुल्क के साथ करते हैं, इंडिया के साथ, और हम उसको कंपेयर करते हैं कि वहां पर गाड़ी सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी है। अब देखिए, मैंने कुछ अपने एक महदूद इल्म के मुताबिक जो मैंने सर्च की, मैं उसकी रोशनी में आपके साथ बात करना चाहता हूं कि क्यों इंडिया की इंडस्ट्री हमसे आगे है और क्यों वहां पर सस्ती गाड़ियां बनती हैं। और हम कंपेयर करेंगे कि दुनिया की दूसरी मार्केटों में भी ये गाड़ियां जो हैं ये सस्ती हैं और वहां किस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ती हैं। मैं जल्दी जल्दी से इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपसे बात करता हूं। सबसे पहले तो मटेरियल है। देखिए, गाड़ियों की प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी चीज है वो स्टील है। बॉडी पैनल्स और मुकम्मल बॉडी बनाने तक, एक गाड़ी कंप्लीट होने तक हमें स्टील चाहिए। स्टील हम बनाते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है स्टील का वो हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो पहली तो ये बात है। अब अगर हम उसी स्टील को इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया उस स्टील को प्रोड्यूस भी करता है, बनाता भी है, और वो दुनिया में इस स्टील को एक्सपोर्ट भी करता है। अगर हम एक हॉट रोड की रोल जो है, जो प्लेट का रोल है, अब नॉर्मल जो हमारी शीट होती है उसका रोल इंडिया के अंदर 1 टन जो प्राइस है वो तकरीबन 30 से लेकर 38,000 के करीब है इंडियन रुपीज में, जबकि वही स्टील पाकिस्तान में तकरीबन 1,08,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक है पाकिस्तानी। अब अगर आप इंडियन रुपीज को कन्वर्ट भी कर लें, तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी बनते हैं। तो फिर भी पाकिस्तानी स्टील इंडियन स्टील के लिहाज से महंगा है। ये एक पहली चीज है। उसके बाद आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं उनको जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इजीली दस्तयाब है। मैंने कुछ कंपनीज निकाली और मैं हैरान हूं कि ये तमाम तर कंपनीज हमारे हमसाया मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। सबसे पहले है बोश। जो लोग टेक्नोलॉजी और टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं वो बोश के बारे में यकीनन जानते होंगे। बोश एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि गाड़ियों के साथ साथ दूसरे मैकेनिकल या जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो भी बनाती है। टोयोटा की गाड़ियों के अंदर आपको अक्सर बोश की जो चीजें हैं वो मिलेंगी। इसी तरीके से सुजुकी और होंडा है, वहां पर भी आपको इस तरह की चीजें कुछ मिलेंगी, जिनमें सबसे जो मशहूर इसका इक्विपमेंट है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। बोश दुनिया की बेहतरीन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वालों में से एक है और इसकी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है। चूंकि और ये देखिए, अब बोश की तमाम तर चीजें वहां पर इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको इजीली दस्तयाब हैं, उनको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे वतन अजीज में ये चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूं डेंसो पे। डेंसो कुछ हद तक इसकी मालक टोयोटा भी है और टोयोटा की गाड़ी के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जो कि डेंसो की तरफ से यूज किए जाते हैं, जिनमें ग्रिप्स हैं, जिनमें वायरिंग है, जिसके अंदर आपके सेंसर्स हैं और कॉइल्स हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो डेंसो की तरफ से इस्तेमाल की जाती हैं और आपको टोयोटा की हर गाड़ी के अंदर डेंसो के पार्ट्स और इक्विपमेंट जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद मैं मदरसन की बात करता हूं। यह भी एक जापानी कंपनी है और
इन तमाम जो जापानी इदारे हैं जिनमें टोयोटा, होंडा और सुजुकी, इनके साथ इसका ऑफिशियल मुआहिदा है और ये अपने पार्ट्स इन कंपनीज को देती है। ये मदरसन भी इंडिया के अंदर काम कर रही है और उससे पहले सॉरी डेंसो जो है वो भी इंडिया के अंदर, उसकी भी फैक्ट्री और वो भी वहां पर अपने इक्विपमेंट तैयार करती है। ना सिर्फ वहां पर तैयार करती है बल्कि दुनिया की दूसरी मार्केटों को एक्सपोर्ट भी करती है। उसके बाद है एनजीके। जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं या जो लोग गाड़ियों से ज्यादा लगाव रखते हैं वो जानते होंगे कि स्पार्क प्लग, एनजीके कंपनी के स्पार्क प्लग आते हैं जो कि अपनी क्वालिटी में बेहतर हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं और दुनिया में ये कंपनी जानी और पहचानी जाती है अपनी इन प्रोडक्ट्स की वजह से। ये कंपनी भी इंडिया के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा इसके सेंसर्स, ऑक्सीजन सेंसर, मैप सेंसर और इस तरह की दूसरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बन रही हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तमाम तर जितने भी वहां पर मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए इजीली वहां पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आइसन एक कंपनी है, AISIN, टोयोटा की पार्शियल मलकियत है इस कंपनी के अंदर भी। ये कंपनी वाटर पंप बनाती है और इससे रिलेटेड दूसरे पार्ट जो हैं गाड़ियों के वो बनाती है। ये कंपनी भी इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री रखती है, अपनी फैक्ट्री इंडिया में रखती है। उसके बाद मैं आता हूं फुताबा। ये भी ऑफिशियली इन तमाम जितने भी जापानी मैन्युफैक्चरर हैं इनके साथ पार्टनर है और रेडिएटर कैप हो, एग्जॉस्ट सिस्टम से रेलिवेंट जितने भी पार्ट्स हैं वो बनाती है। ऑयल प्रेशर स्विचेस जो है वो बनाती है। ये भी इंडिया के अंदर दस्तयाब है। KYB सस्पेंशन सिस्टम के एतबार से एक बेहतरीन कंपनी, जापानीज कंपनी है, इंडिया के अंदर अपना ऑपरेशन कर रही है। उसके बाद है मुसाशी। ये डिफरेंशियल, गियर्स, केम शाफ्ट, बाल जॉइंट, इस तरह की चीजें बनाती है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, जापानी कंपनी है और इन मुख्तलिफ जो अदारे हैं इनके लिए वेंडर का काम करती है। वहीं पर मैं चला जाता हूं आगे। एक कंपनी है जिसका नाम है JTEKT। यह भी टोयोटा की पार्शियल मलकियत है। स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग रैक और बाल जॉइंट जैसी चीजें ये कंपनी तैयार करती है, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद है टोयोटा बुशोको। मैं शायद इसका नाम सही ले रहा हूं या नहीं, BOSHUKO। फ्रेम और इंटीरियर कंपोनेंट्स जो है उससे रिलेटेड पार्ट्स बनाती है, टोयोटा की कंपनी है और इंडिया के अंदर अपना ऑपरेशन कर रही है। जबकि यह कंपनी 2013 से पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अपना काम कर रही है और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में पेश करती है। अब आप देखिए कि एक इंडिया की इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां पर जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये तमाम तर कंपनीज, तमाम तर चीजें, मुझे बताएं कि अगर आप पहली कंपनी से शुरू करें और आखिर तक आप गिनते गिनते पूरी गाड़ी तैयार कर लेते हैं। अब ये तमाम तर चीजें इंडिया की मार्केट के अंदर वहां पर दस्तयाब हैं बट पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है और हमारे इन अदारों को ये चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जो कि डेफिनेटली महंगी पड़ती हैं। तो अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे चलती और जो इंडस्ट्री पहले पाकिस्तान में चल रही थी वो अगर आगे बढ़ती रहती तो शायद आज पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कहीं आगे होती। दूसरा, हमारी मईशत जो है वो कभी भी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकी, स्टेबल नहीं हो सकी। आए रोज कोई ना कोई नया मतलब शोशा यहां पे होता है, कोई ना कोई नया
कोई मसला खड़ा हुआ होता है। अब देखें 2011 के अंदर पाक सुजुकी मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान से अपना प्लांट बांग्लादेश शिफ्ट कर रही है। उसकी रीजन क्या थी कि एक तो कराची के हालात थे, दूसरा बिजली और जो यहां पर मसाइल आपको पता है महंगाई के हैं, उस वजह से वो यहां से अपना प्लांट को शिफ्ट करना चाह रही थी बांग्लादेश में। आप अगर उस दौरान के अखबार या आप अभी इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ये खबर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो ये हालात हैं। उसके अलावा जो अगले पॉइंट है वो है गाड़ियों की सेल के हवाले से। अब इंडिया के अंदर आप देखें तो 2018 के अंदर ये उस वक्त है जब गाड़ियों का डाउनफॉल शुरू हुआ और ये पूरी दुनिया के अंदर जब इकोनॉमी थोड़ा सा हिलना शुरू हुई तो उस वक्त की ये खबर, ये स्टैटिस्टिक है। 2018 के अंदर इंडिया में जो गाड़ियां सेल हुई वो पता कितनी है? 4.4 मिलियन। चलें आप उसको 4 मिलियन कर लें, 40 लाख गाड़ी फरोख्त हुई है। और पाकिस्तान में कितनी फरोख्त हुई? 0.2 मिलियन, सिर्फ 0.2 मिलियन। अब देखें इंडस्ट्री का एक रूल है कि जब एक चीज ज्यादा मिकदार में बनाई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सेल बहुत ज्यादा नहीं है, उस लिहाज से यहां पर मैन्युफैक्चरर जो भी चीज तैयार कर रहे हैं उनको वो फरोख्त करनी है। अब ये तमाम तर हर्डल्स उनमें आती हैं। तो एक सेल का बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मईशत है। तो उसको चलाने के लिए वहां पर ज्यादा गाड़ियां सेल होती हैं, जिस वजह से जब ग्रॉस सेल होती है या ज्यादा सेल होती है, बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनती हैं तो उनकी प्राइस कम हो जाती है। दूसरा, इंडिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 14 कंपनीज काम कर रही हैं, जिनमें अमेरिकन भी हैं, कोरियन हैं, फ्रांसीसी हैं और जापानीज हैं। ये वहां का कंपटीशन है। अब कंपटीशन की बात मैं आपको बताता हूं कि जब किया पिकेंटो पाकिस्तान में लॉन्च हुई और सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की प्राइस बढ़ाई, तो सुजुकी ने तमाम गाड़ियों की प्राइस बढ़ा दी, लेकिन कल्टस की प्राइस नहीं बढ़ाई। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि उसी प्राइस में पिकेंटो अवेलेबल थी और उसी प्राइस में सुजुकी कल्टस। तो सुजुकी को यह खदशा था कि शायद अगर हम इसकी प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर लोग कल्टस को नहीं खरीदेंगे बल्कि वो पिकेंटो की तरफ चले जाएंगे। तो इस वजह से सुजुकी ने अपनी गाड़ी की प्राइस नहीं बढ़ाई। यही वो कंपटीशन होता है जिस वजह से कंपनीज को गाड़ियों की प्राइस कम करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। अब आप देख रहे हैं कि मोनोपोली जब हम बात करते हैं तो ये यही चीज है कि उन जो अदारे हैं उन्होंने पूरा फायदा उठाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इकदाम नहीं किया। उसने ना तो इंडस्ट्री लेकर आने की कोशिश की और ना ही दूसरी जो ऑटो मेकर्स हैं उनको यह कहा कि आप हमारे मुल्क में आए और यहां पर आके इंडस्ट्री लगाएं। तो ये वो चीजें हैं जिस वजह से आप इसको अगर कंपेयर करें तो हमेशा जब भी आप बहस करें, तनकीद करें, तो इन चीजों को मद्देनजर रखें। उसके अलावा मैं यहां पर टैक्सेस की बात नहीं करता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना टैक्सेस ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये मैंने आपको वो चीजें बताई जो कि इंडस्ट्री के लिहाज से जरूरी थी, और ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिस वजह से गाड़ियों की प्राइस इंडिया के अंदर कम है और पाकिस्तान में ज्यादा है। वहीं पर मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा। टोयोटा यारिस रिसेंटली लॉन्च हुई, जो कि इंडिया के अंदर इसका जो लो एंड वेरिएंट है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 9 या 8 लाख इंडियन रुपीस का है। वहां पे अब अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लें तो वो तकरीबन 16 या 17 लाख रुपए बनते हैं।
यही यारस सऊदी अरब के अंदर भी पेश की जाती है और इसका सबसे लो एंड वेरिएंट जो है वो तकरीबन आई थिंक पाकिस्तानी 22-23 लाख रुपए के करीब बनता है। मेरे ख्याल में 22 लाख के करीब बनता है और रियाल मेरे ख्याल में वो 43,000 रियाल की है मेरे ख्याल में इसके करीब। और इंडिया सऊदी अरेबिया वो मार्केट है जहां पर गाड़ियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। आप बेशक लैम्बोर्गिनी ले लें, बेशक लेक्सस ले लें, बेशक टोयोटा लें, बेशक आप कोई छोटी से छोटी गाड़ी ले लें, यहां पर कोई टैक्स नहीं है। अब आके मे भी कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लगा हो, भी कुछ टैक्स का इजाफा हुआ है, नहीं तो कोई भी टैक्स सऊदी अरब के अंदर गाड़ियों के ऊपर नहीं है। और ये गाड़ी तकरीबन 22 लाख रुपए की बनती है। अब इसमें अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी यारिस के अंदर नहीं है और कुछ ऐसी चीजें इसमें नहीं है जो कि पाकिस्तानी यारिस में है। इसका जो लो एंड वेरिएंट है उसके फ्रंट वाले विंडोज जो हैं, फ्रंट विंडोज वो पावर हैं, जबकि रेयर विंडोज जो हैं वो मैनुअल हैं। वहीं पर इसके अंदर आपको जो टेल लाइट्स हैं उनमें एलईडी एलिमेंट्स नहीं मिलते, बल्कि आपको सिंपल हॉलोजन लाइट्स मिलती हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस वजह से वो गाड़ी में पाकिस्तानी यारिस के अंदर वो हैं, लेकिन यहां जो यारिस है उसके अंदर नहीं है। अब देखिए सुजुकी टोयोटा जो है, टोयोटा यारिस सऊदी अरब के अंदर ये इंपोर्ट की जाती है, यहां बनती नहीं है, यहां पर कोई गाड़ी नहीं बनती और ये गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। तो इंपोर्ट करके ये गाड़ी तकरीबन पाकिस्तानी कीमत के बराबर बन जाती है जिस प्राइस में पाकिस्तान में गाड़ी पेश की जा रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये मतलब बदकिस्मती समझ लें या आप इसको कोई भी नाम दे लें कि पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां इस वजह से महंगी हैं कि वहां पे कंपटीशन नहीं है, वहां पे जो वेंडर्स हैं, जो ओरिजिनल पार्ट्स मेकर हैं वो नहीं है, जबकि वो दूसरी मार्केट्स के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, इसलिए वहां पर सस्ती है, कंपटीशन ज्यादा है। उसके अलावा इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वो अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका, इन ममालक को गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप जब वहां पर सर्च करेंगे तो आपको ये तमाम तर चीजें बाहम जो मैंने बताई हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलेंगी। ये रीजन है। वीडियो लंबी होगी है, मैं इसके लिए माजरत करता हूं, बट मेरा ये मैं जो मैं सोचता हूं, और मैंने किसी भी कंपनी के बिहाफ पे बात नहीं की, मैंने किसी कंपनी को ये नहीं कहा कि वो बहुत अच्छा कर रही है। सुजुकी ने जो जुल्म किया पाकिस्तान में, देखें कि एक सुजुकी मेहरान जैसी गाड़ी वो पाकिस्तानी मार्केट में 7-7, 8-8 लाख रुपए की बिकती रही। उसकी रीजन भी ये थी कि चूंकि गवर्नमेंट हमारी ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी और उसने खुली इजाजत दी कि जिसने जो लूटना है वो लूटे, जिसने जो करना है वो करे, तो उसने वहां से फायदा उठाया। और मैन्युफैक्चरर कोई भी है वो फायदा उठाता है। आप रिसेंटली देख लें कि ये जो हालात पैदा हुए कोरोना वायरस की वजह से, इस दौरान में लोगों ने जो मेरे ख्याल में 5-10 रुपए का एक मास्क था वो 40 रुपए का बेचा, वो 50 रुपए का बेचा, वो डब्बा जो था वो 1700 रुपए का हो गया। तो ये तो हर इंसान की फितरत रही है कि उसने किसी को बख्शा नहीं, माफ नहीं किया। वो आप कोई भी ताजर हो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन जब आप इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो उस वक्त आप इनको शिकंजे में लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के बारे में कोई भी सेफ्टी रूल्स नहीं है, कोई इस तरह की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं सोची जाती। यही वजह है कि पाकिस्तान की गाड़ियां आपको बेहतर शायद नहीं मिलती। बट कंपटीशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली गाड़ियों की क्वालिटी भी बेहतर होगी, गाड़ियों के पार्ट्स भी आपको अवेलेबल होंगे और सस्ती भी होंगी गाड़ियां। लेकिन इसमें उन कंपनीज का कसूर है जिन्होंने हमें लूटा है, या जो हमें महंगी गाड़ी, जिस तरह से आप कहते हैं कि महंगी गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि
हमारी हुकूमतों ने कभी भी ऐसे इकदाम नहीं किए कि बाहर से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ सके। अलबत्ता यह जरूर हुआ है कि पाकिस्तान जैसे कंपनियां छोड़कर बाहर चली गईं, क्योंकि यहां पर हर किसी को कमीशन चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, माल चाहिए खाने के लिए। बस उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।